नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एंड शो और मेरे साथ अनुराग सिंह अमेरिका से जुड़ गए हैं। एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ हैं। आज अमेरिका से बड़ी खबर आई कि वहां रेट कट हुआ है दिसंबर के बाद, अब जाके 0.25% कट हुआ है। इसको लेकर के बहुत सारी बातें अमेरिका में हो रही हैं और भारत वाले भी देख रहे थे कि वहां रेट कट हो तो कुछ उसका फायदा हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन सब पर डिस्कशन करेंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब पहले तो ये बताइए कि मन से कट किया है या बेमन से कट किया है, क्या किया है इन्होंने? सो नीरज जी, देखिए, रेट कट तो अब मैं कहूँगा बहुत मन से तो नहीं किया उन्होंने, राइट? और उनके दिल में तो नहीं था, लेकिन जिसको वो कहते हैं कि डेटा ड्रिवन रहेंगे हम, तो डेटा ने ऑलमोस्ट अब उनको फोर्स किया कि अब तो देखिए देर हो गई है। और इसका जो मेजर चेंज आया ना, वो 2 महीने पहले आया, जब वो जून और जुलाई के जॉब्स डेटा रिवाइज हुए। तो उन्होंने बोला, तो यहाँ पे हर महीने एक जॉब्स रिपोर्ट आती है जो बताती है कि इकोनॉमी में कितने लोग एम्प्लॉय हुए। ओवरऑल अबाउट 160 मिलियन लोग यूएस इकोनॉमी में काम करते हैं। हर बार अबाउट 60, 70, 80 हज़ार हर महीने जॉब्स नए ऐड होते हैं। तो वो जॉब्स रिपोर्ट तकरीबन वैसे ही बता रही थी, लेकिन जब रिवाइज हुई तो वो 75,000 पर मंथ से सीधा 15,000 पर मंथ पे आ गया कि नहीं, ये तो गलत, हमने डबल काउंट कर लिया था, ट्रिपल काउंट कर लिया था। तो बेसिकली 2 महीने में सिर्फ 15,000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं, 15, which was a drastic move, which means that economy is actually getting to a recessionary mode. Recessionary, at least job loss काफी हो रहे हैं। तो और उसके बाद अब 1 महीने पहले जो जॉब्स रिपोर्ट आई, उसमें वो पूरे साल भर का रिवीजन करते हैं। जो उनका फाइनेंशियल ईयर होता है वो अक्टूबर से सितंबर चलता है, फेडरल रिजर्व का। और ये गवर्नमेंट का ये यहाँ पर यूएस में ईयर ऐसे काउंट होता है। वैसे तो वो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं बजट के लिए। तो अक्टूबर से सितंबर में पहला एस्टिमेट था कि 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जो हर महीने वो करते हैं। अब उन्होंने रिवाइज करके कहा कि नहीं, एक्चुअली 1 मिलियन ही हुए, 2 मिलियन नहीं हुए। तो अब आप समझ लीजिए कितना ड्रास्टिक रिवीजन है। विच मीन्स के साल भर चेयर पावल बैठे रहे कि रेट कट नहीं करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है और हर महीने 120-125 हज़ार जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। वेरेज पता लगा कि नहीं, उसके हाफ ही हो रहे हैं, राइट? और पिछले 3 महीने से तो जॉब क्रिएशन नियर नेगेटिव जोन में है, विच मीन्स यू आर लूजिंग जॉब्स। तो अब फिर इमिनेंट है कि अगर जॉब्स ही जा रहे हैं तो फिर इन्फ्लेशन ने तो देर सबेर कंट्रोल हो ही जाना है। तो फिर रियल रिस्क है ग्रोथ की साइड में और एम्प्लॉयमेंट की साइड में। तो फेड का जो डुअल मैंडेट होता है कि जॉब क्रिएशन, उनको एम्प्लॉयमेंट भी देखना है, फुल एम्प्लॉयमेंट, और उनको इन्फ्लेशन भी देखना है। अब उसमें प्रायोरिटी हो गई कि अब भाई जॉब मार्केट देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो देर से बेर आ जाएगा, लेकिन जॉब मार्केट में रिस्क हो जाएगा, फिर इकोनॉमी वीकन हो जाती है। तो अब ऑलमोस्ट अब उन्होंने आके जो कट किया है तो मार्केट को पता ही था, और इनफैक्ट अगले 2 कट्स भी मार्केट को पता है। तो बेसिकली 75 बेसिस पॉइंट कट हो जाएगा। तो ये यकीन मानिए कि अब साल के एंड में हम 3.5% पे पहुंच जाएंगे फेडरल एफओएमसी रेट, विच इज अ गुड रेट, राइट? उसके बाद उन्होंने कहा 2026 में 1 कर देंगे और 27 में। उतनी तो उनकी फोरसाइट पहले ठीक निकलती थी ना, अब ठीक निकलेगी। तो उनकी बेसिकली उनकी बात अब बेमानी हो गई है। Honestly, market has already understood, market has moved on, and he was pretty late, right? इनफैक्ट अगर उनको ज्यादा फिक्र होती तो उनको जैक्सन होल के टाइम पे ही रेट्स कट कर देने चाहिए थे। क्या जरूरत थी इस मुहूर्त को निकाल के आज रेट कट करने की? और रादर नहीं तो आज 50 बेसिस पॉइंट करना था, लेकिन मन नहीं था उनका। वो अपने पुराने स्टैंड पे जब पिवट उन्होंने लिया है तो उससे हटें कैसे? सडनली कैसे बोलें कि अब तक जो हम बात कर रहे थे वो उसकी तो इट फेल फ्लैट बिकॉज हमारा डेटा ही राइट नहीं था। तो आई थिंक कुछ हद तक ये इक्वेशन हुई। तो ही इज रनिंग बिहाइंड, ही वाज रनिंग बिहाइंड देन। जब इन्फ्लेशन आगे जा रहा था तब वो उन्होंने देरी की। इनफैक्ट बड़ी खुशी की बात है, हमारी आपकी चर्चा हुई थी, मैंने पहली बार कहा था कि ये मूव उनका पॉलिटिकल था, बिकॉज वो 2021 में मई जून से सरकारी लाइन पे चल रहे थे कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, और नवंबर में उनका कंफर्मेशन होना था बाइडेन साहब के से। तो उस समय उन्होंने एकदम रेट हाइक नहीं किया। कंफर्मेशन होने के बाद एक अगली मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि ये तो हमारी मिस्टेक थी, ये तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, वी हैव टू हाइक द रेट्स। इट वाज अ प्योरली पॉलिटिकल मूव। पिछले महीने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ऑफिशियली इसको कहा कि इट वाज अ पॉलिटिकल मूव।
in one of their editorials, right? So everybody knows this. So अभी भी वो धीरे चल रहे थे because now he was over cautious, जिससे इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था. तो कुल मिला के ये है लबोलबाब. अब अल्टीमेटली रेट कट्स की समस्या हमारे पीछे चली गई है. मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं. यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ 3% है. लेबर मार्केट मैं कहूँगा अभी भी स्ट्रांग ही है. 4.3 का अनएम्प्लॉयमेंट को खास नहीं होता. इट्स वेरी स्ट्रांग. और बस ये है कि लोअर सेगमेंट थोड़ा यूएस में उतना अच्छा नहीं कर रहा है. टॉप 50% आर डूइंग बेटर देन द बॉटम 50%. बट वो यूएस की कहानी हमेशा ही रहती है. उसको नई उसमें बात नहीं है. तो दैट्स वेयर वी आर. मैं आपको 2-3 फिगर दिखाऊंगा. डेटा ग्राफिक देखिए आप जी. एक ग्राफिक ये देखिए आप कि इसमें ये आपका इन्फ्लेशन सीपीआई का डेटा है. 2% की जो रेड डॉटेड लाइन है वो उनका टारगेट है. करेक्ट. और मेरे ख्याल में 2.5 या 6 से घूम गया है. मतलब आखिरी का कर्व देखेंगे तो अपर है जो आप अभी कह रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि जॉब लॉसेस हो रही हैं. करेक्ट. आप जॉब का भी डेटा देखिए. इंटरेस्टिंग है. आपने जो बात कही वो ये है कि आप मतलब पूरी ट्रेंड लाइन दिख रही 4 मंथ एवरेज मूविंग एवरेज अगर आप लेंगे तो बिल्कुल नीचे हो देखिए वो गिर गया या है ना. तो नई नौकरियां जा रही हैं तो इन्फ्लेशन भी गिर रहा था. लेकिन अब हल्का सा इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ. मे भी टैरिफ का इम्पैक्ट होगा. और तीसरा फिगर आप जीडीपी का भी देखिए आप. फर्स्ट हाफ 25 में आपकी रियल जीडीपी 1.2% है. हाँ, लेकिन ये सेकंड में फिर 3% हो गई. ये सेकंड क्वार्टर का 3% हो गया. ये 1.2 ना, ये 1.2. सो इनको एनालाइज करें एक एक करके. कैसे, हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट? बिल्कुल. देखिए मैंने कहा एक बार दिखा देते हैं. तो ये चूंकि तो पहले का एवरेज है फर्स्ट हाफ का 1.2%. लेकिन चलिए पहले इन्फ्लेशन ले लेते हैं. हाँ, तो देखिए. सो नीरज, इसमें देखिए कहानी इसमें ये है कि ये वाकई दिस वाज अ गुड डेटा. हरी लाइन इज कोर इन्फ्लेशन. तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बड़े बेहतरीन तरीके से मैनेज होता है. वो ये है कि देयर अबाउट 20% कंपोनेंट होता है फूड एंड एनर्जी का, विच इज आपका ऑयल प्राइसेस, ऑयल, एनर्जी, पेट्रोल, ये सब, एंड फूड, बेसिकली खाने पीने का सामान. क्योंकि एक इंसान की स्पेंडिंग में दे बिलीव कि 20% ही ये चीजें काउंट करती हैं. 80% अदर चीजें काउंट करती हैं, विच इज योर हाउसिंग एंड अदर सर्विसेज एंड अदर गुड्स एंड डिस्क्रिशनरी आइटम्स. तो वो कोर इन्फ्लेशन होता है, विच इज द 80% ऑफ दी, विच इज नॉन फूड नॉन एनर्जी. क्योंकि फूड के प्राइसेस कई बार अनयूजुअली अनफोर्सिन चीजों से बढ़ जाते हैं, बट वो टेम्पररी होते हैं. सेम विद ऑयल एंड एनर्जी. तो ये डेटा बहुत सही काम कर रहा है. लेकिन इसमें जो लास्ट में आपने जो अभी स्पाइक देखा ना 3 महीने का, देखिए नो डाउट वो थोड़ा टैरिफ का पास ऑन है. ओके, लेकिन उसके अब पीपल आर सेइंग दैट टैरिफ पास ऑन पूरा हो नहीं रहा है, बिकॉज टैरिफ करीब 17-18% यूएस ने लगाए हैं, लेकिन प्राइसेस का रिफ्लेक्ट वो 5-6% ही कर रहा है. डिफरेंट अलग अलग एस्टिमेट्स हैं मार्केट में, बट 5-6% से ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं किया है. वो इसलिए नहीं किया, एक तो टैरिफ्स नेगोशिएट होते हैं. आधा सेंटर कंट्री भी बियर करता है, डिपेंडिंग ऑन किसका कितना लेवरेज है. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अब तक जो हमें परेशान कर रहा था, ये स्पाइक जब डाउन जाना शुरू हुई, तो इसमें एक एलिमेंट होता है कोर सर्विसेज, जो कि अबाउट 40% होता है इस पूरे इंडेक्स का. और उसमें आता है आपका हाउसिंग सर्विसेज एंड शेल्टर रिलेटेड स्टफ. वो बड़ा स्टिकी होता है. वो क्योंकि लेबर के वेजेस बढ़ रहे थे, अभी भी 3.7% से बढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय 4-4.5 से बढ़ रहे थे. तो वो एक बार वेजेस में इन्फ्लेशन घुस जाता है, तो लोग कहते हैं कि वेजेस, लोग हायर वेजेस डिमांड करेंगे, एम्प्लॉयर वेजेस हायर दे देंगे, फिर प्राइसेस बढ़ा देंगे. तो ये साइकिल चलता रहेगा. ये साइकिल रुक गया है अब. इनफैक्ट अब वेजेस में और कोर सर्विसेज में इन्फ्लेशन नियर अबाउट नेग्लिजिबल है पिछले 3 महीने से. और गुड्स का इन्फ्लेशन आने की वजह से ये थोड़ा स्पाइक हुआ है. तो डिस्पाइट ऑल्दो आपको थोड़ा स्पाइक दिख रहा है, बट सर्विसेज एंड वेजेस में इन्फ्लेशन वीक होने की वजह से इट इज गिवन कि एक बार ये गुड्स का टैरिफ पास ऑन अगर हो गया, उसके बाद इन्फ्लेशन सर्विसेज में और वेजेस में है नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा. दैट्स द रीडिंग ऑफ इट. एंड दैट्स वेयर लेबर मार्केट से वो तभी उन्होंने रेट भी काटने शुरू किए, बिकॉज लेबर मार्केट जब वीक है तो और जॉब लॉसेस हो रहे हैं, तो बार्गेनिंग पावर लेबर की होती ही नहीं है, तो फिर वो इन्फ्लेशन चला जाएगा. तो इट्स नॉट अ रिस्क एनी मोर. एंड अब उसको यहाँ पे रिलेट करते हैं.
अब देखिए अच्छा ये आपने रिवाइज कर दी है? अगर हम अगस्त 24 से लें, अक्टूबर 24 से लेते हैं, तो ये नंबर कितना बना? 250 के, ये कुल मिला के 1 मिलियन से ऊपर नहीं बनना चाहिए। हाँ नहीं, 1 मिलियन से ऊपर नहीं है। हाँ, तो फिर आपका रिवाइज नंबर है, करेक्ट, ठीक है। हम्म। तो देखिए ये जो बार्स आपके अभी पिछले 1 साल 12 महीने में छोटे छोटे बार्स दिख रहे हैं, ये सब डबल ऑफ दिस था विच फेडरल रिजर्व वाज वाचिंग दैट एंड सेइंग कि यार ये तो इतना स्ट्रांग लेबर मार्केट है, तो इन्फ्लेशन तो रुकेगा नहीं, तो हमें तो रेट ऊपर रखने हैं। तो बेसिकली इट्स अ बिग रीथिंक कि और बाय द वे ये जो फियास्को किया आप ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैंडर्ड्स ने, बीएलएस जो मेजर करता है डेटा, ये इस काइंड ऑफ इस डिग्री ऑफ मिस्टेक उन्होंने लास्ट 2009 में की थी। तो इमेजिन किस स्केल की गलती उन्होंने की है, और उसकी वजह से 1 साल से इकोनॉमी वेयर एज एक्चुअली वीकन हो रही है, लेकिन लोग हायर रेट पे बैठे हैं और हर चीज का हायर प्राइसेस दे रहे हैं। तो इट्स अ डबल वैमी, राइट? इसकी अकाउंटेबिलिटी जानी चाहिए। आई एम श्योर सिस्टम उस पर काम करेगा, बट कोविड के बाद से नाउ दे आर सेइंग कि यार ये तो रिस्पॉन्स रेट बड़ा वीक है, ये 10 बहाने उसमें आ रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर कुछ गैप्स रहे हैं। एंड इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, नीरज जी, मैं तो इन बातों को कहने से झिझकता नहीं हूँ, यूएस हो या इंडिया हो, इट इज नॉट रॉन्ग टू से कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो बहुत सारे स्लिप अप हुए उनमें से एक ये भी है। ऐसा कैसे हो गया कि 2-3 साल से आप डेटा में इतने हैवी रिविजन्स कर रहे हैं? मतलब 2 मिलियन जॉब्स बोल रहे हैं और एक्चुअली 1 मिलियन क्रिएट हो रहे हैं। तो दिस इज द मतलब हेड्स मस्ट रोल, राइट? और ये यूएस में कभी होता नहीं था, और ये बाइडेन सरकार के जो 4 साल रहे हैं, काफी मतलब बहुत ही हर जगह डाउनफॉल रहा है एक्चुअली, काफी एरियाज में, राइट? जो टिपिकली यूएस की स्ट्रेंथ है ये इंस्टीट्यूशंस, राइट? डेटा करेक्ट होता है, इम्पार्शियलिटी होती है, लेकिन हर जगह पॉलिटिसाइजेशन बहुत बड़ा था पिछले 4 साल में, विच नाउ दे आर ट्राइंग टू अंडू। एनीवेज, खैर वो मुद्दे से भटकने की बात। मुझे एक चीज बताइए, हाँ, कि हम लोग ये डेटा अगर देखें तो इनफैक्ट आप लोग सही करें, 2023 से जॉब क्रिएशन बहुत कम हो गया, तो लगातार गिर रहा है। टैरिफ तो बेचारा अभी आया है 2-4 महीने से, उस समय से जॉब लॉसेस क्यों शुरू हो गए थे? और आप सही कह रहे हैं कि मतलब ये यूएस एक्सपेक्ट नहीं था कि डेटा इतना मैसिवली गलत प्रेजेंट करेंगे। करेक्ट। ये मैं सुना जॉब लॉसेस काफी पहले से क्यों गिरना शुरू हो गए, 2023 से ही गिर रहे थे। वो इसलिए थे कि अब अगर आप क्विकली हिस्ट्री में देखें तो 2021 और 22 तो पूरा खुला हाथ था बाइडेन जी के साथ में। अब उन्होंने इतनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुरू की, हमें ट्रेडिशनली उस मॉडल में जाना होगा जो रिपब्लिकन्स हैं वो टैक्सेस कम करते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करते हैं, विच इज अ टिपिकल कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जितना काम कम करे उतना बेहतर है। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सब मैनेज करेगी और रेगुलेशन मैनेज करेगी, बाकी सब फ्रीली बिजनेसेस को, एंटरप्राइजेस को मैनेज करने दो, मार्केट विल फाइंड इट्स ओन बैलेंस। तो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है। लेकिन डेमोक्रेट जो है वो, उनका हर चीज में फिलॉसफी है कि नहीं, मार्केट्स डिस्टॉर्टेड होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको ठीक करती है, विच इज यूजुअली अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जो हम इंडिया में तो हमेशा वही चलता है। अब 2022 तक तो वो खर्च करते रहे, लेकिन कोविड के नाम पे वहां पर एक मेजर पॉइंट आया था जब उनके 2 सेनेटर्स अड़ गए थे कि अब ये हम कौन सा बिल था वो, आई थिंक इन्फ्लेशन कंट्रोल समथिंग, बिल्ड बैक बेटर बिल और समथिंग, वो जो था वहां पे वो अड़ गए फिर कि नहीं, अब हम ये आप नॉनसेंसिकल स्पेंडिंग कोविड के नाम पे, एक्सेसिव लॉकडाउन जबरदस्ती बना के आप चलाए जा रहे हो, इट इज नॉट जस्टिफाइड। और उसमें बहुत सारी इमरजेंसी पावर्स लेकर के उन्होंने हर तरह की स्पेंडिंग कर रहे थे, तो वहीं पर बजट डेफिसिट्स बढ़ने शुरू हुए, तो वो वहां पर जब वो बिल गिरा तो वो स्पेंडिंग में फर्क आया। और ये बहुत सारे जॉब क्रिएशन जो आप 21 से 23 के बीच में देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे, इसमें तो सोशल स्पेंडिंग एंड इमिग्रेंट्स कंट्री में आ रहे थे, उनके लिए आपने टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट कर दिए हैं, गवर्नमेंट के वेलफेयर, कहीं हेल्थ केयर लगा दिया, कहीं अदर हाउसिंग सर्विसेज लगा दी, तो ये उस तरह की गवर्नमेंट की टेम्परेरी स्पेंडिंग थी। द मोमेंट वो स्पेंडिंग कटी तो वो जॉब्स भी कटने शुरू हो गए। आज आप देखें तो हर सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है जॉब्स की, एक्सेप्ट हेल्थ केयर पिछले 4-5 महीने में। अब यहाँ हेल्थ केयर भी बिल्कुल परवान चढ़ रहा था, बिकॉज बाइडेन साहब ने क्या किया कि वो यहाँ पे एक रूल है कि अगर आप पॉवर्टी लाइन में से कम करते हैं तो आपका गवर्नमेंट हेल्थ केयर कवर करती है, जो कि बड़ा क्रिटिकल है। यहाँ पे हेल्थ केयर तो महंगा है। अब उसमें करीब 75 मिलियन लोग एनरोल्ड रहते हैं, उसको बोलते हैं मेडिकेड,
तो प्रेग्नेंट मदर्स और उनके लिए शुरू हुआ था, लेकिन वो जनरली बॉटम 15% ऑफ यूएस उसमें कवर कर दिया उन्होंने उसकी सीलिंग ही, उसमें हर साल आपको प्रूव करना होता है कि मेरे पास इनकम नहीं है तो आप कवर होते हो, उन्होंने वो सीलिंग भी हटा दी, तो 100 मिलियन लोग मेडिकेयर में कवर हो गए। इट इज लाइक हॉस्पिटल्स को फ्री हैंड मिल गया कि लो ये और 25 मिलियन लोग हैं, इनका जो मर्जी इलाज करो, गवर्नमेंट विल पे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का स्टिमुलस गवर्नमेंट में मशीनरी में चल रहा था। तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट ये है कि ये बाइडेन साहब की, और बाय द वे ये अभी जॉब लॉस सडनली क्यों शुरू हुआ, आपने देखा ट्रंप कैसे आए और उन्होंने फटाफट ये एड कट और वो एड कट एंड बजट में फालतू की स्पेंडिंग हटाई। अब वो जो 100 मिलियन मेडिकेड कवरेज था वो वापस से अब करीब नंबर, उन्होंने वो रेस्ट्रिक्शंस वापस लाए, अब वो ग्रेजुअली वापस से वो 85-80 पर आया है, पहुंच जाएगा 70-75। द गोल वाज कि इसको 2020 से पहले जो करीब 50 मिलियन का नंबर था वहां तक ले जाया जाए, वो तो समय लगेगा उसमें, बट बेसिकली गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग कम कर रही है। तो इफ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लेस देन वो गवर्नमेंट, उससे जो जॉब क्रिएशन होता है वो भी नहीं हो रहा है। तो बेसिकली दैट इज एडिंग अप। सो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी स्टिंग जो था वो बाइडेन साहब की गवर्नमेंट ही ऐड कर रही थी कॉन्स्टेंटली, उनकी वजह से। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट आई डोंट कैरी दैट रिस्पेक्ट फॉर पावेल टुडे व्हिच आई हैड देन, बिकॉज वन हिज फर्स्ट मूव 2021 में पॉलिटिकल था, और उसके बाद कंसिस्टेंटली गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, लेकिन आप यू आर ऑब्लिवियस टू दैट। तो अब वो नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आप you know my views कि the moment Trump was elected I was very sure that like अब तो आप जहां से पैसे मिलते हैं निकाल के आप मार्केट में डालिए, because next 4 years US will do like nobody's business, right? और वो हो भी रहा है अब, तो apart from tariff का जो initial whiff था वो निकल गया, but now markets are looking very good। हर जगह डीरेगुलेशन पे काम हो रहा है और टैक्सेस इसके बाद का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको में आप एड्रेस करिए, जो जीडीपी का नंबर जीडीपी का वो उस पे एक लाइन में बताऊंगा, उसमें देखिए। हाँ उसमें देखिए ये है, ये जो आपका 1.2 है ना, ये 1.2 वो है जब जीडीपी क्या होता है, C + I + G + NX। C is consumption, I is investment, G is government consumption and NX is exports minus imports। अब वो बिकॉज टैरिफ लगने थे तो वो इंपोर्ट्स फ्रंट एंड कर लिए लोगों ने पुराने रेट पे मंगा लिए, तो एक्सपोर्ट्स तो उतना ही रहा, वो इंपोर्ट्स बढ़ गया तो वो माइनस में आ जाता है, नेगेटिव में, तो दैट केम आउट टू बी दिस नंबर। लेकिन अगर Q2 में देखिए तो ये वापस 3.1 या 3% की ग्रोथ आई है, और अब Q3 में भी 3.2 की प्रोजेक्ट कर रहा है अटलांटा फेड। सो इट वाज जस्ट, इसको बोलते हैं ना अकाउंटिंग इशू था ये, अदरवाइज यूएस इकोनॉमी जैसा कोई इकोनॉमी का 3% ग्रो करना, इट्स अ मैजिक। नीरज जी 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट? तो मतलब वो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी 3% से 3.25% से ग्रो करेगी, मतलब 1 ट्रिलियन वो हर साल ऐड कर रहे हैं, व्हिच इज फिनोमिनल, राइट? तो दैट्स हाउ वी डाउन जैसी कोई संभावना नहीं है। अरे नहीं, कोई कोई दूर तक नहीं है, ना बिल्कुल नहीं है। और ऊपर से लेबर मार्केट भी सही हो जाएगा, बिकॉज क्या कर रहे हैं, ये इलीगल लेबर को हटा रहे हैं, इलीगल लेबर को हटा रहे हैं तो यहाँ की लेबर की वैल्यू बढ़ेगी, तो पीपल लव दिस। उनको और उनको तो वेजेस, देखिए आई डोंट माइंड वेजेस अगर बढ़े, लेकिन खामखा आप एक्सटर्नल की लेबर ऐड करके आप वो वहां से आप एक फर्जी जॉब क्रिएशन करके एक नंबर बना रहे हैं, वो फेक इकोनॉमी है, विच इज, कभी पॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो उस पर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज चर्चा को अगर इकोनॉमिक लेंस से देखें तो इट्स अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी, नीरज जी। आई हैवंट सीन सच अ मोमेंटम बिफोर दिस। ओके, तो 3 डेटा पॉइंट हमने डिस्कस किए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। अब मुझे ये बताइए कि ये जो फेड रेट कट हुआ है और आगे 2 और कट होने की उम्मीद है, सिग्नल्स उन्होंने दिए हैं, इसका भारत के बाजार पे क्या असर होगा? पैसा आएगा उधर से थोड़ा बहुत कि नहीं? तो भारत के बाजारों पे और सभी इमर्जिंग मार्केट्स में एक कनेक्शन होता है, वो होता है 10 ईयर यील्ड का, बिकॉज 10 ईयर यील्ड से सारा यूएस का लेंडिंग मार्केट उसी पे गवर्न होता है, राइट? तो 10 ईयर यील्ड अभी 4.5 पर है, तो 4.5 पर है तो आपका होम लोन रेट करीब 6 से 6.25 के बीच में है, about 4.3 4.2 पहुंच गई थी, तो वो 2% ऊपर रहता है उससे 30 ईयर फिक्स्ड होम लोन।
कार लोन भी उसी से गवर्न होता है। यहाँ पे द 10 year yield decides everything on loans. नाउ अगर 10 year yield कम होती है तो वो assumption ये रहता है कि the venture capitalists will borrow money in US and invest outside, take more risk. अब सबसे ज्यादा कैपिटल इमर्जिंग मार्केट्स में अगर आप ध्यान दें तो ये हमारे यहाँ ये जो आज जो हमारे जो नवरत्न जो लिस्ट हो रहे हैं जो आपके दोस राइड शेयर एंड डिलीवरी कंपनीज और ऑल दिस, इन सब का इजाद कब हुआ, इन सब का आविष्कार हुआ 2010 11 12 में, राइट? सब इनको वहीं पे सबकी फंडिंग शुरू हुई। वो रेट था, वो जीरो रेट था यहाँ पर, और आप वो 1-1.5% पे 10 year yield भी 0.5-1 के बीच में रहती थी। तो आप 1% पे पैसा उठाते हो और इमर्जिंग मार्केट में डालते हो नए नए वेंचर्स में, क्योंकि मनी इज ऑलमोस्ट फ्री। तो वो 10 साल में ही सारे इन्वेस्टमेंट्स आए हर जगह, सिर्फ इंडिया में नहीं, लैटिन अमेरिका में गए ये सारे फिनटेक मेजर्स, राइड शेयर मेजर्स और फूड डिलीवरी एंड ऑल दिस, ये इस तमाम जो स्टार्टअप्स के डायरेक्शंस हैं, ये सब हर कंट्री में उन्होंने अडॉप्ट किया ये मेथड, राइट? तो जैसे एक पेटीएम है, तो एक पेटीएम ब्राजील में भी एक पेटीएम जैसा एक उसका वर्जन है, उसको नु बैंक कहते हैं वो, राइट? तो वो तो ऐसे हर कंट्री में उन्होंने निकाला, राइट? ऐसे तो दैट्स हाउ द मनी केम इन। नाउ आफ्टर 2020 के बाद तो और बढ़ा, लेकिन 21 में जब से रेट बढ़े तब से ये गाड़ी थोड़ा स्लो हुई है। नाउ दी अजम्पशन इज कि अगर 10 year yield वापस एफओएमसी रेट वापस 3 पे 3.5 पे, तो देखिए उतनी बात नहीं बनेगी। 3 पे जाता है तो भी 3.5-4 की 10 year yield रहेगी, तो इंक्रीमेंटली पैसा बढ़ना चाहिए इमर्जिंग मार्केट में। जीरो वाली बात तो नहीं आएगी, लेकिन बढ़ेगा। और तो बिकॉज कॉस्ट ऑफ मनी कम हो जाता है, तो वो लिंक दिखता है, लेकिन वो इतना डायरेक्ट लिंक भी नहीं है। बट वही है कि जीरो वाली बात नहीं है। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट जो बिल्कुल फ्री मनी फ्लो कर रहा था, आज मनी की एक कॉस्ट है, और कॉस्ट है तो फिर फिर वो वे ऑफ करेगा। मैं एक छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूं, और ये मैंने आज डेटा उसको कैप्चर किया है नीरज जी, इस साल 2025 में जर्मनी एंड डॉलर टर्म्स में रिटर्न बता रहा हूँ, जर्मनी मार्केट का रिटर्न है जो इतना थका हारा मार्केट है, जो कभी कोई 10 साल से कुछ नहीं कर रहा था, 13% रिटर्न है जर्मनी में। कोरिया में 48% रिटर्न है 2025 में। चाइना में 20 से 22% का रिटर्न है चाइना के, और ये ईटीएफ्स की बात कर रहा हूँ। उनका एक केवेब ईटीएफ है जिसमें उनकी बैडू, अलीबाबा, ये सब टेक कंपनीज है, और बाकी एक चाइना एमसीएचआई इंडेक्स है, वो दोनों के 20-22% रिटर्न हैं। ब्राजील ने 20% रिटर्न दिया है, मेक्सिको ने 30% रिटर्न दिया है इसी साल, राइट? बिकॉज दे वर ऑलरेडी बड़े पिटे हुए मार्केट्स थे। अर्जेंटीना पिछले 2-2.5 साल में 150% का रिटर्न दे चुका है डॉलर टर्म्स में। ऐसे तो वो 120% का रिटर्न हर साल देता है अर्जेंटीना, लेकिन वो करेंसी उनकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो ये बेसिकली सब मतलब ये उसका खेल है कि शॉर्ट टर्म में फिर कैपिटल वहां चेज करती है जहां पे तो थोड़ा लिंक है, पर बहुत ज्यादा लिंक नहीं है। इस समय इंडियन मार्केट इज टोटली इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट सो मच ऑन फॉरेन कैपिटल। वो उतना ही डिपेंडेंस है कि बस ये बेचना बंद कर देते हैं तो वो ज्यादा बढ़ जाता है, अगर ये थोड़ा बेचते रहते हैं एफआईआई तो थोड़ा कम बढ़ता है। बट बेचने में फिर बाकी लोग भी शामिल हैं, सिर्फ एफआईआई तो नहीं बेच रहे हैं। तो इट्स जो फ्रेश सप्लाई आ रही है ना, वो मार्केट को बढ़ने से रोक रही है। देखिए बड़ा अच्छा एक बड़ा अच्छा उन्होंने निकाला है आज, संजीव प्रसाद है कोटक के, ही इज रिटन अ वेरी पावरफुल नोट। हाँ, तो ही सेड 0% 1 year 0% and $90 billion later। वो बोल रहे हैं पिछले 12 महीने में डीआईआई $90 बिलियन डाल चुके हैं मार्केट, मतलब 1 लाख करोड़ के आसपास है, मोटा मोटा। वो सारा गया कहाँ है वो, और रिटर्न जीरो है। तो इतना मनी आपका मार्केट में आया, लेकिन रिटर्न जीरो है, विच मींस ही इज सेइंग दैट फंडामेंटली मार्केट्स वर एक्सपेंसिव, अर्निंग्स आर नॉट ग्रोइंग दैट एट दैट पेस, और उसका फायदा उठा के बेचने वाले ले गए। अब ये 90 बिलियन किसी ने खरीदा तो कोई ले गया ना, रिटर्न तो कुछ आया नहीं, तो अल्टीमेटली आप डीआईआईज ने खरीदा और उधर कोई और ले गया।
which is basically FIN promoters. FIN ने कितना बेचा होगा, करीब 40-50 बिलियन बेचा होगा, बाकी 50 दूसरे बेच गए। तो कुल मिला के थोड़ा बेच है, मतलब ये संजीव प्रसाद के उस नोट पर हाँ बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं वगैरह, आपका जो म्यूचुअल फंड है उसने क्या किया, वो क्यों खरीद रहा है? हाँ नहीं, अच्छा, लेकिन इसमें मैं आंसर देता हूँ इसका, देखिए, तो नीलेश शाह जी हैं, वो भी रेस्पेक्टेबल वॉइस है, राइट? संजीव प्रसाद काफी टाइम से बेरिश हैं, अब कभी तो सही निकलेंगे, नो डाउट। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप महंगा खरीद लिया आपने, तो वो जो पैसा गया उस पे रिटर्न तो कम ही बनेगा ना। इसमें तो कोई, ये तो सिंपल मैथ है, राइट? जैसे उन्होंने बताया कि 2021 से 24 के बीच में करीब 135 बिलियन का DII पंप कर चुके हैं। 21-22-23 में जितना मिला के करीब 40-45 बिलियन किया था DII ने पंप, 24 में 45 और हो गया, और इस साल भी मेरे ख्याल से 40-45 है, राइट? अब 21 से रिटर्न देख लीजिए, 21 के अक्टूबर में उन्होंने बताया था कि करीब 75% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स तभी घुसे हैं 21 के मिड में, उसके बाद से तब से रिटर्न निफ्टी का 8% है, निफ्टी 500 का 10% है, और अब हम खट रहे हैं उसको, और धीरे धीरे कम हो रहा है वो, राइट? बेसिकली तो इक्वेशन है ये, मतलब। अब बाकी म्यूचुअल फंड का देखिए कोई गलत नहीं है, वो कह रहे हैं, इवन नीलेश भाई को मैंने खुद कहते सुना है कि देखिए 10% उम्मीद कीजिए, वो कह रहे हैं, ही इज ओपनली, एंड आई थिंक सम ऑफ द अदर्स वेरी गुड वॉइसेस वो भी कह रही हैं कि अभी थोड़ा टाइम, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस को 8-10 पे मॉडरेट कीजिए, बिकॉज एवरीबडी नोज कहां से निकालेंगे। एक म्यूचुअल फंड का एक खेल होता है हमेशा, दे आर इन अ रिलेटिव रिटर्न बिजनेस। तो म्यूचुअल फंड ने कभी आपको ये गारंटी नहीं दी कि मैं आपको 20% दूंगा या 10% दूंगा। म्यूचुअल फंड मैनेजर बोलता है मैं एफिशिएंट हूं व्हेन आई बीट आउट परफॉर्म द मार्केट्स, है ना, इंडेक्स, आउट परफॉर्म द इंडेक्स। मैं एक मिनट अनुराग, जितनी क्लैरिटी से आप समझा रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर कभी नहीं बोलता। वो ये बोलता है कि 12-13% तो मिल ही जाएगा आपको। अगर वो ये टर्म बताए कि रिलेटिवली हम आउट परफॉर्म करेंगे, और रिलेटिवली में हमने किसको अपना बेंचमार्क माना है और वो क्या करेगा, तब तो क्लैरिटी होगी। वो नहीं बताते ये। तो दो इंडेक्स हैं, या तो कोई निफ्टी 500 को इंडेक्स बना लेता है, 500 को बना लेगा, उसमें भी निफ्टी डोमिनेट करता है, लेकिन वो निफ्टी 500 को पिक करेंगे और उसके बाद वो लगाएंगे स्मॉल और मिड में, तो उसको बीट कर ही देंगे वो, राइट? देन जैसे विल बी बीटन द इंडेक्स। नहीं तो निफ्टी 50 को इंडेक्स बना लेंगे, लेकिन इंडेक्स इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 100 में, और फिर वो उस तरह से उसको बीट करेंगे, राइट? इंडेक्स को अल्टीमेटली बीट करोगे, लेकिन सब नहीं कर पाएंगे। ऑन एन एवरेज मार्केट तो वही है जो कि कलेक्टिवली सब खरीद रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे फंड इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर जाए? इम्पॉसिबल नहीं कर। तो आधे ऊपर रहेंगे, आधे नीचे रहेंगे, राइट? और कौन कब रहता है ये भी समय का फेर है, राइट? कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे। यू कांट मूव मनी के मैंने अब 5 स्टार देखे तो इस फंड में चला गया, अब मैं इसके 4 स्टार हो गए तो मैं इधर, ये तो उससे तो कुछ होता नहीं है। कुल मिला के म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर इन द रिलेटिव रिटर्न बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट रिटर्न बिजनेस। FD बोलता है मैं 8% दूंगा, वो एब्सोल्यूट रिटर्न है। म्यूचुअल फंड बोलता है मैं रिलेटिव रिटर्न बिजनेस में हूं। अगर इंडिया का इंडेक्स 10% गिर जाता है और मैं 5% गिरा, तो मैंने आउट परफॉर्म किया इंडेक्स को, राइट? सो अगर 5 साल में रिटर्न इंडेक्स लेवल पे, इंडेक्स निफ्टी 25,000 का पहुंचता है 30,000, राइट? तो कितना रिटर्न हुआ? करीब 15% रिटर्न हुआ 5 साल का। 2-3 साल 3% का हर साल का रिटर्न हो गया, राइट? या सपोज पिछले 1 साल का देखें, इंडेक्स फ्लैट है, अगर वो 3% का रिटर्न भी उन्होंने निकाला तो उन्होंने बोला मैंने इंडेक्स आउट परफॉर्म किया। अब इंडेक्स ही नहीं कुछ कर रहा है तो फिर वो तो कंट्री लेवल इशू हो गया ना, तो उसमें फंड मैनेजर की तो मिस्टेक नहीं है। तो दैट्स द स्टोरी दे हैव। 12% की कहानी आपको पता है, पर उस पर भी एक, अगर आपने इतनी बात कही तो मैं कह देता हूँ, 12% हिस्ट्री का 94 से 30 साल 31 साल हो गए, 12% का रिटर्न आता है। मैंने आज वापस से नंबर क्रंचिंग कर रहा था, कुछ आई जस्ट सॉ 12.1% का रिटर्न है। लेकिन इस पिछले 30 साल में ये 12% में 6.5% का रिटर्न सिर्फ इन्फ्लेशन का है। तो जैसे मैंने आपको अभी अर्जेंटीना की बात चल रही थी, अब लोग बोलते हैं अरे दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्मिंग मार्केट इंडिया है,
क्योंकि इंडिया का कुछ 12% है, उसके बाद S&P है उसका 9% है, कुछ ऐसा। अरे 9% वो नेट ऑफ इन्फ्लेशन रिटर्न निकाला जाता है। ये 12 में 6.5 तो इन्फ्लेशन ही लगा हुआ है, तो रिटर्न 5.5 का हुआ ना। ऐसे ये वैसे हो गया, अर्जेंटीना बोले कि मैंने पिछले 5 साल में 133% का कैगर दिया है, 133% कैगर अर्जेंटीना 5 years। इंडेक्स था कुछ, मैं आपको बता दूं, इंडेक्स था कुछ उनका अभी उनका इंडेक्स है 2.8 मिलियन पर। अर्जेंटीना का इंडेक्स है 2.8 मिलियन, और वो कुछ शुरू हुआ था 2000 पे या कुछ ऐसे पे। बट आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि उस पे 133% लगाए तो फटाफट 2.1 मिलियन पे पहुंच जाते हो आप 4-5 साल में। बट वो इन्फ्लेशन ही उसमें काफी है, तभी मैंने डॉलर एडजस्टेड बताया, राइट। तो द होल थिंग इज दैट कि अब आपका इन्फ्लेशन इतना नहीं है, तो वो आप समझते हैं वो बात को, राइट। तो वो उसको मॉडरेट करना मेरे ख्याल से वो कोई उतना साफ गोई से कह नहीं रहा है, लेकिन 12% के जमाने वो 6.5% इन्फ्लेशन के साथ थे, अब 10 है। अब मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब कुल देखो रिटर्न नीरज जी हर जगह है, लेकिन ये बैठे बैठाए वाला रिटर्न नहीं है। वो ओवर एक्सपोज स्टोरी में कभी भी नहीं होता है। तो अब तो हर आदमी मार्केट में शेयर है, हर आदमी समझता है, हर आदमी घुसा हुआ है मार्केट में। तो असली रिटर्न तब बनेंगे जब ना आपको डर लगे मार्केट में पैसा लगाने में। मैं तो उस बात का फैन होता हूं। और अब तो मेरी तो पिछली बार आपसे बात हुई थी, मैंने कहा दर्द ही दवा बन गया है, इतना इतना मतलब बुरा हाल था। लेकिन हाउ ब्यूटीफुल इट हैज रिकवर्ड नाउ, बेहतरीन। मतलब क्योंकि जब लोग डर रहे हैं पैसा लगाने से कि यार मार्केट में मत डालो, यहाँ डूब जाते हैं पैसे, दैट्स व्हेन यू गेट द रिटर्न्स। मजा तभी है, नहीं तो फिर मजा नहीं है। फिर बाकी फिर वो 10% को आप लेते रहिए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, 10 इन्फ्लेशन खा जाएगा। अगर इतना आसान पैसा बनाना होता तो सभी बना लेते ना। मार्केट से पैसा बनाना इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। अगर सब लोग 12 बना रहे हैं तो इसका मतलब एवरेज है, और कोई 25 बना रहा, कोई 0 बना रहा, ज्यादातर लोग 0 बना रहे, इसलिए कुछ लोग 25 बना रहे। ये तो बहुत बेसिक मैथ। और इसमें फिर वही SIP वाली कहानी आती है कि SIP जब कोई नहीं कर रहा था तो वो बैक कैलकुलेशन करके आप लगा सकते हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक बार झेल के तो देखिए 3-4 साल नेगेटिव रिटर्न्स, फिर आप लगाइए SIP, नहीं लगाएगा कोई भी, हर कोई रुक जाएगा। तो फिर खेल ही वहां पर है। रियल रिटर्न्स आर वेयर थिंग्स आर अनएक्सपोज्ड। एक और गलत काम हो रहा है इस समय पे, गलत सही कह लें उसको, तो मार्केट फोर्सेस है, मैं कुछ भी गलत नहीं कहता हूँ, मार्केट तो मार्केट है, जो पहले नहीं होता था। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, टाइटन, राकेश जी ने तो बहुत उसमें पैसे बनाए, करीब 1/3 तो अपना वही वेल्थ कमा गए उसमें। जब से लिस्टिंग हुई है टाइटन की, वो प्राइस आज के तारीख में बैक ट्रैक करेंगे, मेरे ख्याल से 3 रुपए बनेगा, क्योंकि बाद में स्टॉक स्प्लिट्स भी होते रहते हैं। तो वो 3 रुपए से उसने करीब 700x का रिटर्न, 700-800x का रिटर्न दे दिया है। मतलब 800 गुना आपका 25 साल में हो गया पैसा। मार्केट कैप कितना है? करीब 30-35 बिलियन। अच्छा, अभी 5-6 महीने में करेक्शन हुआ, तो आई एम नॉट ट्रैकिंग दैट। ये पिछले साल के एंड तक की कहानी है। 30-35 बिलियन के मार्केट कैप में पहुंचने में उसने 25 साल लगाए, लेकिन आपका पैसा 800 गुना कर दिया, 800 टाइम्स। वही जोमेटो ने आपका पैसा, आप 120 पे लिस्ट हुआ, 75-80 मांगे थे उसने, 120 पे लिस्ट हुआ था, 120-30 पे, आज 300 पर है, 2.5 गुना और ज्यादा है। 300, 350 हुआ है, अभी कितने पर है? 350 पर है। अरे इटर्नल का भाव 330 है, और ये भी $30 बिलियन। हाँ ठीक है ना, 35 बिलियन डॉलर। हाँ 35 बिलियन हो गया। अभी 35 बिलियन उसने भी कर लिया, आपको क्या मिला? 2.5 गुना, ठीक है, 2.5 टाइम्स। वहां राकेश जी को 800 गुना मिल गया 35 बिलियन पहुंचने में, राइट। अब 35 ट्रिलियन तो नहीं पहुंचेगा ना नीरज जी, मतलब दुनिया पे कब्जा तो नहीं हो जाएगा ना इसका। मतलब मैं बड़े ट्वीट सुनता रहता हूँ। एक और एवर बुलिश है, उन्होंने ट्वीट किया कि अरे अब जोमेटो ने डिलीवरी फी 10 रुपए से 12 रुपए कर दी है, और ये अब तो ये प्रॉफिट इतना
तो मुझे आइडिया है कि यार ये सीधा डिलीवरी फी को 100 रुपए करके दुनिया पे कब्जा, एनवीडिया को क्यों नहीं एक्वायर कर लेता, ये 100 रुपए कर दे डिलीवरी फी। मतलब अगर ऐसे पैसे बनते तो फिर कितना आसान था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो 3 रुपए का टाइटन खरीद के 800 गुना पैसे की अपॉर्चुनिटी थी, वो आज नहीं है, क्योंकि आपके सामने पकी पकाई खिचड़ी आ रही है। अब वो ऑलरेडी 35 बिलियन है, कहाँ ले जाओगे 35 बिलियन को? मतलब 100 बिलियन कर लोगे, मतलब वो तो किसका, रिलायंस का वैल्यूएशन है क्या? कितने मतलब अरे खाना राशन डिलीवर करके कितना बनेगी कंपनी? इट्स नॉट मतलब ये कोई माइक्रोसॉफ्ट तो है नहीं। तो अभी पकी पकाई खिचड़ियां जो आ रही हैं उसमें स्कोप नहीं है। तो वो जो पैसे बाकी कहाँ गए? अच्छा आपने तो 2.5 गुना बनाया, बाकी पैसे कहाँ गए? तो वो पैसे यहाँ गए कि आपका जो स्टॉक है जोमेटो का, उसकी बुक वैल्यू है 1 रुपी, वो 1 रुपया कैसे हुई? क्योंकि वो एक्चुअली 100, 200, 500 रुपए थी। वो आने से पहले उन्होंने बोला यार तो शेयर ही बहुत महंगा हो जाएगा, तो कौन खरीदेगा 5-10 हजार का शेयर, तो बोनस शेयर इशू करो। तो इन सब कंपनीज ने फॉर 1 ओरिजिनल शेयर दे हैव इशूड 500 बोनस शेयर्स। मुझे पेटीएम का तो ध्यान है क्योंकि 500 शेयर थे, इनके भी कुछ ऐसे ही होंगे कि वो बुक वैल्यू को 1 पे ले आओ बेसिकली। अब वो 1 रुपए का शेयर, ये आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी, इन्होंने कितने 20-25 साल बाद जाके इनका शेयर 1 रुपए का हुआ है। पहले 10 से शुरू होता था, राइट? उसके बाद स्प्लिट किया, 5 पे पहुंचा, ये पहुंचा, बोनस वोनस किया, राइट? तो दैट इज द स्टोरी। तो वो जो पिछला 300 गुना का रिटर्न दे चुका है जोमेटो, लेकिन उसका जो 100 है ना, वो प्राइवेट इक्विटी के पास में 100 गुना आप उनके पास है, आपको वो 3 गुना ही मिला है, पहुंचा वो 35 बिलियन पर है। तो दैट्स द रियल स्टोरी एक्चुअली। सो द पॉइंट इज, अब आपको फियर में कैप्चर करना है। अनुराग, अभी हम लोग देख रहे हैं जितने भी आईपीओ आ रहे हैं ना, वो 1 रुपए पे, 2 रुपए पे, यार 10 रुपए पे तो कोई लाता ही नहीं है। करेक्ट पक्की पकाई खिचड़ी, मतलब ऐसी प्रोसेस्ड पैक्ड आई है कि आप बस खोलिए और खाना शुरू करिए, खत्म। उसमें बहुत सेल्फ सस्टेनिंग चीजें नहीं है। एक तो ये कहानी भी तभी शुरू हुई, अगर आप ध्यान, नाउ इफ यू गो बैक, फेसबुक 50 बिलियन पे लिस्ट हुआ था 2008, 11, 12 पे, 50 बिलियन डॉलर्स पे, वो भी सीधा मार्केट में आ गया था। लेकिन आज कोई फेसबुक को मार्केट में नहीं आने देता। वो उस समय पकड़ा गया 50 बिलियन पे, आज इट्स गेटिंग क्लोजर टू नाउ 1.52 ट्रिलियन। तो काफी वेल्थ क्रिएशन हुआ, लेकिन उसके बाद से 13-14 के बाद से ऑलमोस्ट न्यू स्टोरीज आर मिसिंग। अब सब पकी पकाई खिचड़ी आती है। उसका ऊबर का एग्जांपल ले लीजिए आप, 45 पे लिस्ट किया था, $45 पे, 7-8 साल हो गए उसको लिस्ट हुए, अब जाके कभी 90 पे पहुंचा है, राइट? लेकिन इन्वेस्टर के हाथ कुछ नहीं आया ना 7-8 साल में। अब डबल भी हो गया तो क्या हो गया? तो स्नैपचैट है वो, ये $8 में ही घूमता रहता है, घूम फिर के वहीं पे 7-8 साल हो गए। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी है। ट्विटर है, ट्विटर में करीब 40-45 बिलियन पे लिस्ट हुआ था, मस्क सामने 10 साल बाद उतने में ही डीलिस्ट किया उसको। तो इन स्टोरीज में वो वेल्थ क्रिएशन का दम नहीं है। ये तो आपसे पैसा लेने के लिए आते हैं, तो इनको वो तो नाउ दैट कंबाइंड विद योर लो इन्फ्लेशन एंड लेस अपॉर्चुनिटीज एंड ऑलरेडी ओवरप्राइस, चैलेंजिंग है। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, म्यूचुअल फंड विल रिलेटिवली ओवर बीट द इंडेक्स, बट बाकी फंड की गारंटी उनकी नहीं होती है, फ्यूचर सेलिंग होती है। अनुराग, हाँ, अभी कल एक कंपनी लिस्ट हुई, आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, उसका नाम है अर्बन कंपनी। हाँ, है ना? उस करीब कितना 2.5 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर के आसपास वो मार्केट कैप ले आया है, और 100 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। और उसको अब आप देखिए कि उसमें अभी प्रॉफिट नहीं बना है, फ्यूचर बन रहा है, 1 रुपए का शेयर है, 1 रुपी ओनली। करेक्ट, हाँ। तो ये जो आजकल ड्रीम सेलिंग, मतलब ये बड़ा कॉमन फिनोमेना हो गया है। और कि हमारा एड्रेसेबल मार्केट तो पूरा संसार है। मैं अमेरिका में भी जाके आपके नल की टोटी से सही कराऊंगा, वहां भी मैं करा सकता हूँ ना। एड्रेसेबल मार्केट तो वर्ल्ड वाइड है, तो उसका पैसा मुझे आप आज दीजिए। हाँ, ये है थियरी। तो वही है कि जिसने थोड़ी स्टोरी बना के फंड मैनेजर्स को अगर एक बार बेच दिया तो ठीक है, बट एनीवेज ये सब साइकिल्स हैं, ठीक हो जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली देखिए, हर इंसान को लेसन्स अपने लर्न करने होते हैं खुद। अब 1 साल से इन्वेस्टर सीख ही रहे ना मार्केट में, थोड़ा सा पॉज आया है तो इट्स अ लर्निंग।
लर्निंग आप उसको ट्यूशन फीस समझिए मार्केट की। लेकिन मतलब कोई अगर आपको ऐसे ओपनली सिखा रहा है कि ये पैसे बनाने के तरीके ऐसे, तो वैसे अब इस समय नहीं है। आएगा समय, हम लोग बात चर्चा करेंगे जब मार्केट में सब डर रहे होंगे कि नहीं यार ये तो पूरा नुकसान का सौदा है, जिस साल डालो अगले साल 20% कम ही मिलते हैं, तब आएगा मजा, तब बनेगी बात, राइट। तो वो जो जैसे एवरेजिंग बोलते हैं एसआईपी में हम, कि भाई आपको मार्केट महंगा होता है तो आप खरीदते हैं, लेकिन जब नीचे आता है तो आप सस्ते में खरीदते हैं, तो आपका एवरेजिंग हो। अभी ऊपर की एवरेजिंग चल रही है नीचे की अभी हुई नहीं है, वो होगी, देखते हैं तब इन्वेस्टर्स कितने टिके रहते हैं तब तक। बट एनीवेज अदरवाइज सब ठीक है, मेरे इंडिया में कोई बुरा नहीं है जनरली। बस एक्सपेक्टेशन इस समय थोड़ी मॉडरेट रखनी चाहिए। तो इस समय फोकस सारा है कि गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म्स कर पाती है और कितना मतलब गवर्नमेंट को भी, हाँ मतलब वही, अदरवाइज ठीक है, मतलब इट्स नॉट टू बैड। पैसे कमाने हैं, मेहनत करिए, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, हर जगह ही होती है। सो बॉटम लाइन ये है कि अपने एक्सपेक्टेशंस को नीचे रखिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करिए। और आप लोग पता नहीं क्यों कहते रहते हैं कि एजुकेशन फ्री में होनी चाहिए, फ्री में कुछ नहीं होता। मार्केट पे एजुकेशन देता है तो पैसे लेता है। हाँ, फ्री में मार्केट कुछ नहीं, कभी फ्री में सिखाता है कुछ? कभी नहीं होता। और वो शुरू में, और कोई बात नहीं, कौन गलती नहीं करता। 20s में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं यार, 20s में ही आप आके माल लूट के ले जाएंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ये तो लर्निंग का टाइम है, ये तो हाँ, सीखने लर्निंग का का टाइम है। हाँ, एज लॉन्ग एज आप छोटे पैसे, मतलब उस समय ज्यादा होता भी नहीं है, राइट। डिपेंड है कि आप जितना ज्यादा सीखना चाहते हैं उतना ज्यादा फीस देंगे, कम सीखना चाहते हैं कम फीस देंगे, बट फीस तो देनी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक मेरे को बहुत छोटा सा बताइए कि अभी यूएस में आपको लगता है इस कैलेंडर ईयर में 0.5% कट पक्का हो जाएगा? हाँ पक्का 100%। मतलब 100% तो कुछ नहीं होता, बट ठीक है, वो हाँ मतलब रीजनेबली यू कैन एक्सपेक्ट कि मोस्ट प्रोबेबल हाँ, कि 0.5% कट और होगा। व्हाट गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस इज कि वो जो गवर्नमेंट अच्छा, रिफॉर्म्स जाते जाते आपको एक चीज दिखा के जाता हूँ मैं, आप इसको देखो। नहीं, ये नहीं, ये तो गलत है भाई। अच्छा, विल एफआई इज रिटर्न टू इंडिया, इस पे 2 लाइन बोलूंगा जरूर, लेकिन अरे नहीं, ये देखो आप, ये देखो आप। हाँ, क्या है ये? देखिए BlackRock doubled down on the US equities and AI exposure across its portfolio. Foreign buyers purchased $300 billion in US equities in Q2 after buying almost nothing in recent years. Deutsche Bank ऐसा कह रहा है। मतलब जो आप अभी कह रहे थे ना कि जबरदस्त यूएस मार्केट में बाइंग चल रही है। वो नैरेटिव मिस कर गए Q1 में बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग पेसिमिस्टिक हो गए थे। कुछ सारे अभी भी होते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि एआई स्टोरी रियल नहीं है, ये नहीं है यार, ये सब ठीक है यार, 100 नहीं निकलेगा 80 निकल जाएगा, ये इट्स पूरी स्टोरी नहीं है। आप यूज तो करके देखिए एआई को, क्या चमत्कार है। तो द पॉइंट इज कि ये वैल्यूएशन अलग अलग हो सकते हैं कि किस कंपनी के कितने पैसे देने, अभी मुझे एनवीडिया के इतने पैसे देने कि नहीं देने डाउटफुल है, ठीक है, but that doesn't mean that the revolution is not real. Revolution is real and it's happening only in US, और कहीं नहीं हो रहा है। बाकी सब वो चिप्स की फोटो मैंने लगा के मेरा मन ये है कि एक दिन एआई पर आपसे डिस्कस करें और एआई स्टोरी ब्लेंडेड विद स्टॉक्स, जितने भी एआई से रिलेटेड कंपनीज हैं उन पर कुछ बातचीत करें। अगर आप एग्री करें तो हम लोग किसी दिन प्लान करते हैं उसको। हाँ, उसमें कर सकते हैं यार। एक तो हाँ, पर नीरज जी उसमें क्या होता है, एक तो ना इतने एआई एक्सपर्ट हो गए हैं, आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट, कि भाई व्हाट विल इट, ओके मैं जितना यूज कर रहा हूँ उसको समझ पा रहा हूँ। दो तरह से अनुराग, हम लोग चलिए पहले इस शो को रैप अप करते हैं, फिर आपसे डिस्कस करते हैं। हम लोग बोला क्या मैं शो करेंगे जितना करेंगे। आई एम वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ के, और जिस समय बिल्कुल चलती गाड़ी में कि हाँ भाई ये स्टॉक अच्छे हैं, ये नहीं है, वो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बट और इट्स नॉट हम लोग फाइनेंशियल लोग हैं, हम लोग वी डोंट अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, कि अब वो एनवीडिया के चिप्स में ऐसा क्या है, एक लेवल के बाद मैं आपको नहीं बता सकता क्या बहुत अच्छा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट कोई बना पाएगा कि नहीं, आई रियली डोंट नो ऑनेस्टली, राइट। तो आई डोंट वांट टू गो देयर एंड लोग मतलब स्पेशली पीपल गो के ओ दिस इज अ ग्रेट क्वांटम कंप्यूटिंग, यार क्वांटम मैं मेरे समझ से बाहर है, मतलब ये सब चीजें, लाइक हाउ कैन पीपल से कि क्वांटम कंप्यूटिंग है और मैंने देख लिया, मतलब आई डोंट गेट इट रियली। तो वो उससे बचेंगे, बट ठीक है, वैसे फाइनेंशियल सेंस से चर्चा कर सकते हैं।
चलिए, तो इस पे प्लान करेंगे, लेकिन आज की चर्चा का मकसद और चीज आप समझ गए होंगे कि यूएस में 2 रेट कट अभी और आने हैं इसी कैलेंडर ईयर में दिसंबर तक, जो कि हिंट भी उन्होंने दे दिया। तो एक अच्छा माहौल बनने वाला है। और यूएस इक्विटीज में मैंने आपको दिखाया कि ब्लैक रॉक, डायस सभी बहुत बुलिश हैं और जबरदस्त तेजी का माहौल है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि थोड़ा पैसा इधर भी आएगा, 2 और कट के बाद तो थोड़ा आना ही चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिकना तो बंद हो पहले। अच्छा, Actually, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ सीधा सा कि एफआई कब हाँ, आएंगे। हाँ, मार्केट में ना 21%, 25% का करेक्शन आ जाए इंडियन मार्केट में, सब एफआई भाग के आएंगे। अरे वो तो अभी आ ही नहीं रहा है। वो और तो हम लोग इतना इन्वेस्टर्स खरीदेंगे आएगा ही नहीं। और इन्वेस्टर्स की बल्ले बल्ले इतना फायदा होगा आपको लॉन्ग टर्म में कि आप यकीन मानिए, मतलब उसका बट वो जिसको बोलते हैं ना, उसका इलाज ही जैसे पीसी बॉब हो जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेट कर दो। इस समय इंडियन मार्केट का सोल्यूशन ही वो है कि एक अच्छा खासा 20-25% किसी भी रीजन से, कोई भी तरह का फियर हो, एक अच्छा करेक्शन आए तो फ्यूचर में बात बनेगी बहुत अच्छी। देखिए, ये जो आप इलाज बता रहे हैं ना, ये इलाज एकदम सही है, लेकिन इस इलाज को लेने के लिए कन्विंस करने में बहुत टाइम लग रहा है और लोग अभी कन्विंस नहीं हो रहे कि यही इलाज है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई कभी रियलाइजेशन होता है, क्या पता हो भी ना, यू नो, वी डोंट या नो। क्या होता ना भी हो। बहुत बार ऐसा होता है कि सालों साल वो आप उस बीमारी के साथ चलते रहते हैं। आप मेरे को चार्ट दिखा रहे हैं अभी, अब मैं अगली बार दिखाऊं, बट जस्ट पिक इट अप। मेक्सिको का ईटीएफ, हाँ, मेक्सिको का ईटीएफ देखिएगा जरा। उसका रिटर्न भाई 2008 से वो तकरीबन वही लेवल पे घूम रहा है, डॉलर एडजस्टेड। कोई, मैं जर्मनी का मार्केट देख रहा था, ऐसे तमाम मार्केट, यूनाइटेड किंगडम का मार्केट देख लीजिए, 10-10, 15-15 साल से मार्केट फ्लैट रेंज में घूम रहे हैं। तो या तो हमें एक ही साल में थक गए इंडिया में, राइट? ये सारा जापान, हाँ, जापान तो 40 इयर्स है। 30 साल बाद अपना न्यू हाई बनाया था। चलो 30 इयर्स उनका तो एक डेमोग्राफिक स्टोरी था, ये था। पर ये सारे जो मार्केट्स तो यू नो दिस, ये सारे मार्केट्स तो लाइक, मतलब इनका इतना डेमोग्राफिक स्टोरी, बट मतलब मैंने कहा ऐसे मौके आते हैं मार्केट में, आएंगे। तो इट्स नॉट इन्फ्लेशन एडजस्टेड डॉलर टर्म्स में, अदरवाइज तो खैर यू नो अर्जेंटीना इज द बेस्ट मार्केट। चलिए करते हैं, बातें करते हैं इसमें, यू नो। यस, थैंक यू सो मच। और होपफुली आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। तो 2 रेट कट अभी और हो सकते हैं और इंडियन मार्केट पे हम लोग नजर बनाए रखेंगे। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। पैसे बनाना आसान नहीं है, असंभव भी नहीं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लर्निंग कर्व में आप हैं तो सीखते रहिए, तो आपका अच्छा पैसा ही बन जाएगा। नौक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और हम लोग जल्दी कुछ और अच्छे शोज प्लान करें।